हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में ये बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि भाई आप लोगों तक सारा का सारा जो कंटेंट है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 एंड इवन बियॉन्ड एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए, ताकि इसकी मदद से आप लोग अपने ना सिर्फ एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे पदों पर पहुंचें, बढ़िया उन्नति करें, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें और एक अच्छी लाइफ जिएं। इसी ध्येय के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आगे चल रहा है और इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट वगैरह लेकर आते रहेंगे। तो इसी नोट पर हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बातचीत शुरू करी थी हिस्ट्री क्लास 12 उसकी दूसरी किताब और उसका जो पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, उसके इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोगों ने यह देखा था कि आखिर ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों रेलेवेंट है, इससे हमें आखिर क्या फायदा होगा, हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने यह देखा था कि जो चैप्टर रहेगा इसमें बेसिकली हम लोग 3 ट्रैवलर्स के ऊपर फोकस करेंगे। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इन तीनों में से जो पहले ट्रैवलर थे उनकी बातचीत हम लोगों को आज के सेशन में करनी है, जिनका नाम है अल बरूनी। और इन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो अपनी यात्रा वृत्तांत या फिर जो अपनी यात्राएं करी थी उसकी बेसिस पर जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग इनको लगी, उसके ऊपर जो इन्होंने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, इस पर्टिकुलर किताब के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। अल बरूनी कौन था, कैसे आया, क्या समझा, क्या नहीं समझा, उसने जो लिखा है वो कितना सही है, कितना कॉन्ट्रास्ट में, सारी बातें हम लोग आज का जो चैप्टर है हमारा इसमें करने वाले हैं। तो अपना जो आज का चैप्टर रहेगा या फिर आज का जो अपना ये सेशन रहेगा, इसमें जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो क्या रहने वाला है, इस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर रहेगा जिसका नाम है अल बरूनी और इसने जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद में वो है फ्रॉम ख्वारिज्म टू द पंजाब। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अल बरूनी किस तरीके से इंडिया पहुंचा या फिर इंडिया के बारे में उसका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद में फिर उसने किस तरीके से जो है अपना रिटर्न रिकॉर्ड वगैरह लिखकर तैयार किया। तो पहली चीज़ तो ये कि अल बरूनी था कौन। ये बेसिकली एक उज़्बेक था, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था 973 में और उज़्बेकिस्तान में भी एक शहर पड़ता है, इसका नाम है ख्वारिज्म, वहां पर इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि एक शहर जिसका नाम ख्वारिज्म था, वहां पे 973 में अल बरूनी का जन्म हुआ था और ये जगह आज की तारीख में उज़्बेकिस्तान में आती है। तो आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उसकी नेशनैलिटी या एथनिसिटी हम लोग उज़्बेक मान सकते हैं। तो ख्वारिज्म जो था वो एक इंपॉर्टेंट शहर या फिर एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था लर्निंग का। ठीक है जी, जैसे अपने यहाँ पे बनारस को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर लर्निंग का माना जाता रहा है, या तक्षशिला जो हुआ करती थी पहले उसको एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी माना जाता था, या फिर आपकी जो दूसरी इसी तरीके की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी इनको, उसी तरीके से उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज्म जो है वो लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। और क्योंकि अब अल बरूनी का जन्म यहाँ पर हुआ था तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी भी शिक्षा दीक्षा ठीक रही होगी। तो अल बरूनी की खासियत ये रही कि इसको जो सबसे बेस्ट एजुकेशन उस वक्त का मिल सकता था वो इसको मिला। क्यों? क्योंकि शायद जिस तरीके के घर में रहा होगा उन लोगों की या पला बड़ा होगा, उन लोगों की एजुकेशनल लीनिंग्स थोड़ी सी थी, प्लस ये जो शहर है वो खुद का वो पूरा का पूरा शहर ही जो है लर्निंग का इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो उसका भी अपना एक असर था। तो कुल मिलाकर अल बरूनी के साथ में एक अच्छी बात ये रही कि इसके वक्त का सबसे बढ़िया एजुकेशन इसको इसके टाइम पीरियड में ख्वारिज्म में देखने के लिए मिलता है। अब इसका नतीजा ये मिला कि इसको कई सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखने को मिल गई और ये उन सारी की सारी लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा वेल वर्स्ड हो गया। इसने इन लैंग्वेजेस को सीखा, इनमें काफी अच्छी इनमें अच्छे से पारंगत हो गया और इनमें फिर इसने काफी सारा लिटरेचर वगैरह पढ़ा। कुछ लैंग्वेजेस वगैरह जो इसको बहुत अच्छे से आती थी, एक थी सीरियाक लैंग्वेज हो गई, दूसरा आपकी अरेबिक लैंग्वेज हो गई, तीसरा पर्शियन हो गई, चौथा हिब्रू हो गई और पांचवा एस्टोनिशिंगली संस्कृत हो गई। ये लैंग्वेजेस वगैरह जो हैं इस बंदे को आती थी। हालांकि अब ये सारी लैंग्वेजेस वगैरह आती थी, इसमें फिर लिटरेचर वगैरह पढ़ा तो होते होते अपने वक्त का एक बड़ा आप कह सकते हैं बुद्धिजीवी हो गया, या फिर जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं अपने वक्त का एक अच्छा दानिश्वर बनकर ये निकल कर आया। हालांकि अब इसको ग्रीक भाषा नहीं आती थी, ये इसके रिकॉर्ड से हमको पता चलता है, मगर फिर भी ग्रीक भाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स हुए हैं जैसे कि प्लेटो हो गया, इन्होंने जो काम ग्रीक भाषा में किया है और इसके अलावा जो दूसरे ग्रीक फिलोसफर्स ने जो काम ग्रीक भाषा में किया है, जो किताबें लिखी हैं, उसके बारे में इसको अच्छा नॉलेज था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसकी वजह यह थी कि जो ग्रीक भाषा थी इसमें जो फिलोसफर्स का काम था ये अरबी भाषा में ट्रांसलेट हुआ था। अरबी भाषा में इनकी काफी किताबें जो है ट्रांसलेट हुई थी। 973 की बात हो रही है। प्लेटो और बाकी सारे जो आपके अरिस्टोटल और इस तरीके के लोग थे, इनकी किताबों का इसने अरबिक ट्रांसलेशन जरूर पढ़ा था। इसलिए इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ग्रीक भाषा में फैमिलियर नहीं था, उसके बाद भी इसको
ग्रीक भाषा में हुए खास तौर पे इंपॉर्टेंट जो काम या फिर इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसके बारे में नॉलेज था। तो ये जो है इसका थोड़ा सा एक संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसी में अब आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। चले, तो 1017 में एक घटना होती है। आपका जो ख्वारिज्म का इलाका है इस पर एक सुल्तान हमला करता है जिसका नाम था सुल्तान महमूद, और ये आते हैं भाई अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से 1017 में घोड़े पर चढ़ते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं और सुल्तान महमूद ख्वारिज्म को इन्वेड कर देते हैं। अब इन्वेड करते हैं, फिर वही बात लूट मार कुटाई जो भी होनी थी हुई। उसके बाद में उस वक्त एक चलन हुआ करता था लोगों को गुलाम बना के, स्लेव्स बना के एक से दूसरी जगह लेकर जाने का। तो सुल्तान महमूद ने जब आपका ख्वारिज्म को इन्वेड किया 1017 में, तो यहां पर फिर इसने कई सारे स्कॉलर्स को, कई सारे पोएट्स को जो है बंदी बनाया और ये अपने कैपिटल गजनी अफगानिस्तान में वापस लेकर आया। इनमें से एक बंदा था अल बरूनी। मतलब क्या हुआ, 1017 ये भाई जिसका नाम है सुल्तान महमूद, ये निकलता है गजनी से, अफगानिस्तान से, घोड़े पे सवार होकर तलवार लेके ख्वारिज्म पे हमला किया। मारकाट हुई, यहां पे जो भी लूटमार मचानी थी मचाई, और उसके बाद में यहां पर जो लोग वगैरह थे, खास तौर पे आपके जो स्कॉलर्स वगैरह थे और जो पोएट्स थे, इनको बनाया बंदी। इसमें से एक जो इसके लपेटे में आ गया वो था अल बरूनी, और इन सब लोगों को लेकर फिर ये गजनी आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपका अल बरूनी गजनी आया था, गजनी एक शहर का नाम है अफगानिस्तान में, तो गजनी जब ये पहुंचा यहां पर, तो ये आया था एक हॉस्टेज के तौर पे, यानी कि एक ऐसे बंदे के तौर पे जिसको गुलाम बनाकर या किडनैप कर लाया जा रहा है। मगर जब यहां पर इसको रहने के लिए मजबूर किया गया तो धीरे धीरे इसको गजनी शहर जो है अच्छा लगने लगा। ये धीरे धीरे गजनी शहर के लिए इसके मन में एक लाइकिंग आ गई। ये इसकी राइटिंग्स वगैरह से हमको पता चलता है, इसने जो भी बातचीत लिखी है उसमें हमको इसके बारे में पता चलता है। और उसके बाद में जब तक इसकी जिंदगी रही, 70 साल तक जिया था ये, जब तक ये जिंदा रहा तब तक ये गजनी में ही रहा। गजनी मतलब इसका जो मेन आपका जो शहर आप कह सकते हो कि जहां पर इसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा वक्त बिताया वो गजनी ही था। तो इस तरीके से इसकी जो जीवन लीला है यहां पर समाप्त हुई। कहां से शुरू हुआ था, 973 से ख्वारिज्म में शुरुआत होती है, उज्बेकिस्तान से। उसके बाद में इनको गुलाम बनाकर लाया जाता है, होते होते गजनी में ये रहते हैं। वक्त के साथ में गजनी अच्छा लगने लगता है और 70 साल की उम्र में जब तक मौत नहीं होती है तब तक ये गजनी में ही फिर जो है इनका ठिकाना था, यही जो है इनका कह सकते हैं गृह नगर बन गया था। चलें आगे बातचीत करते हैं। अब गजनी में जब ये पहुंचता है तो गजनी ही वो जगह थी जहां पर अल बरूनी को इंडिया को लेकर एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। अभी तक अपन लोगों ने अल बरूनी की जिंदगी की बात करी, अब अपन लोग आ रहे हैं किताब उल हिंद के ऊपर की, आखिर किताब उल हिंद किस तरीके से लिखी गई। तो गजनी में आने के बाद में अल्टीमेटली गजनी ही वो जगह थी जहां पर अल बरूनी का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंडिया में या फिर हिंदुस्तान को लेकर, उसके मन में एक ख्वाहिशात जागी। अब ये बात जो थी बहुत अनयूजुअल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान का इंडिया के साथ में कॉन्टैक्ट वगैरह था, गजनी से काफी लोग आते जाते रहते थे, तो इंडियंस के साथ में कॉन्टैक्ट वगैरह इस जगह का बना हुआ था। अब यहां पर आप रह रहे हो, रेगुलरली देख रहे हो हिंदुस्तान से कोई ना कोई आ रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके कारण आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होना तो खैर कोई बड़ी बात नहीं मानी जा सकती। ये अनयूजुअल नहीं था, क्यूरियस किस्म का आदमी था। और जब देखा कि इतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं अफगानिस्तान में, गजनी शहर के आपके इंडिया के साथ में, तो हिंदुस्तान को लेकर इसके मन में यहाँ से इंटरेस्ट जागा। अब इस वक्त तक एक चीज और हो गई थी, इस वक्त तक एक चीज जिसके कारण हिंदुस्तान के प्रति इसकी रुचि जागी, उसमें एक चीज या एक कंट्रीब्यूशन और माना जाता है, वो ये है कि अभी तक संस्कृत में जो काम हुआ था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, मैथमेटिक्स हो गया या मेडिसिन के ऊपर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम हुए थे, आर्यभट्ट का हो गया, बाणभट्ट का हो गया, बाकी सारे लोगों ने जो भी आपकी किताबें वगैरह लिखी थी, ये सारी की सारी किताबें लिखी गई थी संस्कृत में। मगर 8वीं शताब्दी के बाद, 8वीं शताब्दी से अगर आप देख लोगे, यानी कि सन 700 से आप देख लोगे, मतलब अल बरूनी के पैदा होने के लगभग 200-250 साल पहले से अगर आप देख लोगे, तो आपको एक बात समझ में आती है कि संस्कृत में ये जितना भी काम किया गया था, ये जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सबको अरबी में ट्रांसलेट करना 8वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। 700 के से आप देखोगे, सन 700 से देखोगे तो आप ट्रांसलेशन वगैरह संस्कृत की किताबों का अरबी में आपको उपलब्ध था। अब ये सारी किताबें भी इनके हाथ लगी होंगी, इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ा होगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी था और वेल वर्स्ड किस्म के इंसान को जब अच्छी किताबें मिलती हैं तो वो उसके मन में और ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाती है। तो जब इसको दिखा कि यार एस्ट्रोनॉमी में इतना एडवांस नॉलेज, मैथ्स में इतना एडवांस नॉलेज और मेडिसिन में इतना एडवांस नॉलेज अरबी के ट्रांसलेशंस में है, तो एक्चुअल में ये जो किताबें हैं या फिर एक्चुअल में जिन जगहों पर इन किताबों को संस्कृत में ओरिजिनल में लिखा गया था, इसकी जगह को तो देखना चाहिए, यहाँ के लोग कैसे आखिर जिन्होंने इस तरीके की किताबें लिखी। तो एक इंटरेस्ट जागना एक अनयूजुअल बात नहीं थी, यहां से एक बात समझ में आती है।
When the Punjab became a part of Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. तो ये जो गजनविद अंपायर था, इसने फिर आपका जो उज्बेकिस्तान और बाकी जगहों पे हमले किए थे, इसके अलावा फिर ये लोग पंजाब में भी आए, पंजाब में भी इन्वेजन वगैरह किया और अल्टीमेटली पंजाब को भी जो है अपने अंपायर का हिस्सा बनाया। उस कंडीशन में फिर जो लोकल पॉपुलेशन थी उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए और आपका जो है लोगों को ज्यादा आपको समझने में मदद मिली। तो कुल मिलाकर यहां पर एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल बन रहा था। इसी सारे बीच में अब आपका जो अल बरूनी है, इसका भी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ होगा, लोगों से मिलना जुलना हुआ होगा, तो एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसको डेवलप हो रही थी। इसी के नतीजे में फिर फाइनली किताब निकल कर आती है, इसका नाम है किताबुल हिंद। अब वो कैसे बनी उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अल बरूनी को अब जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ इंडिया को लेकर, तो फिर ऑब्वियसली और जब पंजाब जो है गजनविद अंपायर का पार्ट बन गया, तो फिर उसके बाद में ये यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए भी आया ही होगा, ऑब्वियसली बात है। इसने इसके बाद में काफ़ी साल जो हैं ब्राह्मणों की कंपनी में बिताए, प्रीस्ट की कंपनी में बिताए और जो आपके इंडियन स्कॉलर्स थे उनके साथ में बिताए। सबसे पहले तो उसने संस्कृत सीखी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वेल वर्स था संस्कृत में, तो उसने संस्कृत भाषा जो है यहाँ पर सीखी। इसके अलावा इसने आप जब संस्कृत सीखी तो उसकी मदद से रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट वगैरह जो है वो पढ़ने में फिर इसको आसानी मिल गई, क्योंकि जितना भी हिंदुस्तान का सारा रिलीजियस और फिलोसफिकल काम किया गया था वो प्राइमरीली जो है संस्कृत भाषा में किया गया था। तो जब अल बरूनी ने यहाँ पर आके ब्राह्मणों के साथ में, पंडितों के साथ में और जो यहाँ के वेल लर्न्ड स्कॉलर्स थे उनके साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, संस्कृत भाषा सीख गया, तो उसके बाद में फिर इसने ऑब्वियस ही बात है काफी सारी जो है अपनी संस्कृत में लिखी गई किताबों को पढ़ा, काफी सारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा, काफी सारे फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा और उससे इसको हिंदुस्तान के अलग अलग एस्पेक्ट्स में किए गए काम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली। While his itinerary is not clear, it is likely that he traveled widely in Punjab and parts of northern India. Itinerary का मतलब होता है जैसे अगर आपको एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप एक पूरा का पूरा ट्रैवल प्लान बनाते हो कि इतने बजे यहां से निकलेंगे रेलवे स्टेशन से इतने बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, यहां उतरेंगे, यहां से ये बुकिंग कराई है, यहां पे जाएंगे, आराम करेंगे, फिर घूमने निकलेंगे, 3 दिन घूमेंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा अपना जो एक ट्रैवल प्लान किया होता है कि आपने इस ट्रैवलिंग में कैसे शुरू करना है, कैसे जाना और फिर कैसे अपने पूरा कर के वापस लौटना है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो कहलाती है इटिनरी। तो अब अपने को ये तो नहीं पता कि अल बरूनी की ट्रैवल इटिनरी कहां से क्या थी, यानी कि इसने कहां से शुरू किया, पहले ये कहां गया, किसके साथ रहा, फिर वहां से कहां गया, कैसे घूम घाम के फिर से गजनी वापस आया। अब ये तो क्लियर नहीं है, मगर इतना क्लियर समझ में आता है जिस तरीके से इसने यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिस तरीके से इसकी किताबों में डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये बहुत क्लियर समझ में आता है कि ये पंजाब में बहुत वाइडली घूमा था। और ये पंजाब से मेरा मतलब आज का पंजाब नहीं है, पंजाब से मेरा मतलब वो सारा का सारा पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया, वो पंजाब जो हमारे पास है, हरियाणा का एक ठीक ठाक इलाका, हिमाचल का एक ठीक ठाक इलाका, जम्मू का थोड़ा बहुत पोर्शन और इधर उधर के कुछ और इलाके आप जोड़ लो, ये सारा का सारा इलाका जो है पंजाब में आता था। तो इतना तो इसके यात्रा वृत्तांत से समझ में आता है कि पंजाब के इलाके में ये बहुत डिटेल काफी जो वाइडली ये घूमा था। इसके अलावा नदर्न पार्ट की बात कर ली जाए, हिंदुस्तान के नॉर्थ की बात कर ली जाए, इंक्लूडिंग यूपी हो गया और उसके ऊपर के इलाके हो गए, कश्मीर वगैरह, सारा ये यहां पर बहुत ज्यादा जो है मूव किया है और इसने यहां पर काफी सारी चीजों को देखा था और काफी सारी चीजों को समझा था। ये बात अपने को यहां से समझ में, इसकी राइटिंग्स वगैरह से समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि इसने मेनली अरबी भाषा में लिखा है और इस वक्त तक, जिस वक्त ये लिखना शुरू कर रहा था या लिखता है या फिर जब इसने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह छोड़े हैं, इस वक्त तक अगर आप अरबिक लिटरेचर की बात कर लोगे तो इसमें आपको ट्रैवल लिटरेचर काफी मात्रा में मिलता था। यानी कि बड़ा कॉमन सी बात थी कि अगर कोई एक से दूसरी जगह जा रहा है और वो अगर अरबी भाषा में लिख सकता है, लिख पढ़ सकता है, अरबी भाषा में अगर वो लिखता है तो वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखता जरूर था। यात्रा वृत्तांत को लिखकर उसमें काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड किया करता था। तो ये ऐसा नहीं था कि बहुत अनयूजुअल सी बात थी कि अल बरूनी पहला इंसान है जिसने अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखे, ऐसा नहीं था। इसके पहले भी जो है ट्रैवल लिटरेचर एक एक्सेप्टेड पार्ट माना जाता था अरबिक लिटरेचर का। जिस वक्त इसने लिखना शुरू किया तब तक ये कॉमन माना जाता था। जिस तरह से आज की तारीख में आपका फिक्शन लिखना एक बड़ी कॉमन बात मानी जाती है, उसी तरीके से इसके टाइम पीरियड में आपका ट्रैवल लिटरेचर लिखना अरबी भाषा में कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी। This literature dealt with lands as far as the Sahara deserts in the west to the river Volga in the north। अब अरबी भाषा में जो ट्रैवल लिटरेचर आपको देखने को मिलता है उसमें कितना मतलब जो है एक्सटेंट तक लोगों ने ट्रैवल किया था वो हमको समझ में आता है कि अगर आप सहारा की बात कर लें तो उसके जो वेस्टर्न मोस्ट सहारा में आपको जो डेजर्ट्स वगैरह हैं, अफ्रीका का जो वेस्टर्न मोस्ट टिप है वहां तक जो सहारा डेजर्ट फैला हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको अरबी भाषा में लिखे गए ट्रैवल लिटरेचर में देखने के लिए मिलता है। और रूस में जो रिवर वोल्गा पड़ती है वहां तक का डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको अरबी भाषा में, नॉर्थ के इलाकों में जो रिवर वोल्वा आपका रशिया में आती है वहां तक का भी डिस्क्रिप्शन आपको अरबी भाषा के ट्रैवल लिटरेचर में देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप अंदाजा लगाइए
तसव्वुर करिए, अफ्रीका के आपके वेस्टर्न मोस्ट टिप से लेके नॉर्थ के इलाके में रशिया के रिवर वोल्गा तक का जो है रिकॉर्ड वगैरह आपको 1000 या सन 1000 शुरू होने के पहले पहले आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त में भी लोग भले ही कम मात्रा में ट्रैवल करते थे मगर लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर लिया करते थे। ये बात अपने को यहां पर समझ में आती है। So, while a few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many other outside India may have done so. तो यहां से एक बात तो अपने को क्लियर समझ में आती है कि क्योंकि आपका जो अरबी भाषा में यात्रा वृतांत तो ट्रैवल लिटरेचर लिखना एक कॉमन प्रैक्टिस थी और इसमें लोगों ने सहारा के डेजर्ट घूम मारे थे और उसके बाद वो अफ्रीका तक जो है घूम आए थे, अफ्रीका आपका रशिया तक घूम आए थे, वो जाकर आपका वोल्गा रिवर तक, और इस सब चीजों का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। इसी तरह से जब अल-बरूनी ने हिंदुस्तान के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा था तो और क्योंकि अरबी भाषा में लिखा गया और वो भी ट्रैवल लिटरेचर का पार्ट था तो जाहिर सी बात है उसको भी जो है पढ़ा गया होगा। ये दूसरी बात है कि क्योंकि अल-बरूनी की किताब अरबी भाषा में है, हिंदुस्तान में ज्यादा लोग अरेबिक वगैरह जानते नहीं थे और 1500 तक जो है आपका जिस तरह से ऊपर से इन्वेजन्स वगैरह हुए नहीं थे तब तक इतना ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस वगैरह भी इन लोगों का इंडिया पे नहीं था। तो 1500 तक की अगर आप बात कर लो तब तक हो सकता है अल-बरूनी की किताबें हिंदुस्तान में किसी ने ना पढ़ी हो, मान सकता है इस बात को माना जा सकता है कि अल-बरूनी का वर्क जो है हिंदुस्तान में शायद इसके बारे में कोई जानता भी नहीं हो कि कोई अल-बरूनी आया घूम फिर के उसने हिंदुस्तान के बारे में इतना कुछ लिखा और वो किताबें अरबी भाषा में मौजूद है। शायद 1500 तक किसी को पता भी नहीं था एंड डजंट मैटर। मगर बाहर के लोग जो थे जो अरबी भाषा में लिटरेचर पढ़ते थे, जो यात्रा वृतांत पढ़ते थे, जो जानते थे, उन लोगों ने बड़ी मात्रा में अल-बरूनी का काम इन 500-700 सालों में पढ़ा था और उनको हिंदुस्तान की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहां से मिली थी, उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है समझ में आई थी। तो अल-बरूनी की किताब बेसिकली किन लोगों को फोकस करके लिखी जा रही थी या किन लोगों को सबसे ज्यादा काम कर गई या सबसे ज्यादा किनके काम आ गई? हिंदुस्तान में रहने वालों के नहीं आई, किसके? इंडिया के बाहर जो रहा करते थे उन लोगों ने इन किताबों को पढ़ा और इससे उनकी इंडिया के बारे में, इंडिया के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अल-बरूनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है या सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब उसने लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसके ऊपर अल-बरूनी ने जो किताब लिखी थी सबसे पहले तो ये किताब किस भाषा में लिखी गई थी ये याद रखना जरूरी है, अरबी भाषा में लिखी गई थी, पर्शियन वर्शियन में नहीं लिखी गई है, कई लोग इसको नहीं तो कंफ्यूज करेंगे। अल-बरूनी की जो किताब है इसको अरबी या अरेबिक भाषा में लिखा गया था। बहुत सिंपल अरबी और बहुत ल्यूसिड अरेबिक का इस्तेमाल किया गया, जैसे फ्लोइंग सी आपकी होती है, आसानी से समझ में आ जाती है, क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल इसमें अपने को देखने को नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अल-बरूनी ने आपका जो किताब उल हिंद है इसको लिखा अरबी में है और बहुत सिंपल और ल्यूसिड अरबी में लिखकर तैयार किया। इसमें क्लिष्ट शब्दों का या ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जो पढ़ने में मुश्किल आता है। दूसरा, it is a voluminous text divided into 80 chapters on subjects such as religion, philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and meteorology। मतलब ये कि एक बहुत बड़ी किताब है, एक मोटी किताब है, वॉल्यूमिनस है, लगभग 80 के करीब आपको इसमें चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं और ये 80 चैप्टर्स किन किन बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं या किन किन बातों को डील करते हैं? कई सारे वेरियस सब्जेक्ट या कई सारे वेरियस मैटर्स को डील करते हैं। जैसे आपका रिलीजन हो गया, हिंदू धर्म या फिर हिंदुस्तान में जिस तरीके का वैदिक रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता था, आज भी किया जाता है, उसके बारे में बातचीत की गई है। इसकी जो फिलॉसफीज हैं, जिनकी फिलॉसफीज के ऊपर ये पूरा का पूरा कस्टम और कल्चर बेस्ड है, उसके बारे में बातचीत की गई है। यहाँ किस तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उस पर बात की गई है। एस्ट्रोनॉमी पे बात की गई है, अल्केमी पे बात की गई है। अल्केमी का मतलब होता है सोना बनाना। अगर आप जो पारा होता है आपका, जो मरकुरी होता है, मरकुरी को सोने में कन्वर्ट करने की जो साइंस वगैरह है जिसको लेके कई हजार सालों से जो है आपको अलग अलग तरीके के डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, उसको बोला जाता है अल्केमी या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं किमियागारी। तो ये अल्केमी जो है इसके बारे में बातचीत आपको देखने को मिलती है। हिंदुस्तान के जो मैनर्स और कस्टम्स हैं इस पे आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। यहाँ की सोशल लाइफ हो गई, वजन और किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, वेट्स एंड मेजर्स वगैरह, उसके बारे में आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। यहाँ की आइकोनोग्राफी जो है उस पे लॉज और मेट्रोलॉजी वगैरह काफी सारी चीजों के ऊपर आपको इसके जो 80 चैप्टर्स हैं उस वक्त हिंदुस्तान जब इसने अपनी आंखों से देखा तब उसमें क्या क्या डेवलपमेंट थे, किस तरीके का एस्पेक्ट था, आपको काफी कुछ समझ में आता है। तो अगर आपको हिंदुस्तान का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देखना है या उसके लिए या फिर जो उस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान किस तरीके से था, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जो बायस नहीं हो सकता, एक अनबायस्ड अगर आपको पर्सपेक्टिव देखना है तो किताब उल हिंद में आपको उसका एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब यहां पर एक शब्द बार बार आता रहा, बार बार जो एक शब्द आपका डिस्क्रिप्शन में आता है जिसका नाम है हिंदू। अब ये जो हिंदू शब्द है इसका किस तरीके से तरक्की हुई है, किस तरीके से प्रोग्रेस हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी शब्द का इस्तेमाल किया है और टाइम पीरियड के साथ में आपको इस शब्द का जो मीनिंग है वो बदलता हुआ समझ में आता है। तो सबसे पहले जो शब्द हिंदू है वो आया कहां से? एक पुराना
पर्शियन वर्ड हुआ करता था, जो ओल्ड आपकी पर्शियन थी, पुरानी फारसी भाषा जो हुआ करती थी, उसमें एक शब्द हुआ करता था, उस शब्द का आप कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ये शब्द था हिंदू, और ये 6th-5th सेंचुरीज बिफोर कॉमन एरा के वक्त से इस्तेमाल में आ रहा था। यानी कि 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप चले जाओ, लगभग 2600-2700 साल पहले आप निकल जाओ, उस टाइम पीरियड में एक ओल्ड पर्शियन शब्द था जो इस्तेमाल होता था, उससे जो है ये शब्द हिंदू या ये जो टर्म हिंदू है वो डिराइव हुआ है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इसका इस्तेमाल किया जाता था कि जो आपकी सिंधु नदी बहती है, जिसको हम लोग इंडस रिवर भी बोलते हैं, उसके ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग जो है हिंदू वर्ड से डिफाइन करेंगे, या फिर ये जो आपका सिंधु नदी बह रही है इसके ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं या जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो लोग हैं इनको हिंदू बोला जाएगा। बाद में अरबों ने भी जो है इसी पर्शियन शब्द का जो है इस्तेमाल कंटिन्यू रखा, और इन्होंने ये जो आपका सिंधु रिवर बह रही है इसके ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, अल हिंद। इन्होंने इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? अल हिंद। और यहां के जो लोग थे इनको उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? उनको इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हिंदी। और इनकी जो बाद में, इसके बाद में जब तुर्क आए तो तुर्कों ने फिर यहां ये जो अल हिंद है और ये जो हिंदी है, यहां से फिर इन्होंने हिंदू शब्द जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया उन लोगों के लिए जो इंडस रिवर के उस तरफ रहा करते थे। तो सबसे पहले आपको पर्शियन भाषा में एक टर्म देखने को मिलता था जिससे ये हिंदू शब्द निकल कर आया। उसके बाद में अरबों ने अल हिंद और हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में जब तुर्क आए तो उन्होंने फिर से जो आपका जो हिंदू सागर है या फिर जो आपका इंडस रिवर है उसके ईस्ट में रहने वालों के लिए शब्द जो है हिंदू इस्तेमाल किया, और उनकी जो जमीन है इसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हिंदुस्तान, और इनकी जो भाषा है उसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हिंदवी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहां तक एक बात जो निकल कर आती है, इनमें से किसी ने भी ये जो हिंदू शब्द है या हिंदुस्तान शब्द है या जो हिंदी भी शब्द इस्तेमाल कर लिया, अल हिंद बोल दिया, हिंदी बोल दिया, इन सारे शब्दों का कोई धार्मिक मतलब नहीं निकलता, इन सारे शब्दों का कोई रिलीजियस कोनोटेशन नहीं बनता। ये सारे के सारे शब्द बेसिकली कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं डिनोट करते, ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को डिनोट करते हैं कि यार हिंदू के उस तरफ के रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू कहलाएंगे, या जो आपका जो इंदू रिवर है जो इन लोगों से प्रोनाउंस नहीं होती थी हिंदू, तो ये इसको हिंदू बोल देते थे, तो उसके उस तरफ रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हो जाएंगे। इसका मतलब ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में था। इसके बाद में फिर जैसे जैसे यहां पर और चीजें हुई, जब हमले हुए और यहां पे अलग अलग आपकी रियासतें बनी और 50 तरीके के नाटक हुए, तब बहुत बाद में जाकर ये जो शब्द है हिंदू इसके रिलीजियस कोनोटेशन निकल कर आए, और एक रिलीजन को डिफाइन करने के लिए जिसका नाम सनातन धर्म था उसको मानने वालों को डिफाइन करने के लिए, सनातनियों को डिफाइन करने के लिए फिर हिंदू शब्द का इस्तेमाल होने लगा। और इस तरीके से हिंदू शब्द जो है सनातन धर्म के मानने वाले सनातनियों को डिस्क्राइब करने के लिए रिलीजियस कोनोटेशन में इस्तेमाल हुआ। मगर अगर हम लोग अल बरूनी के टाइम पीरियड की बात कर लें, उसमें या फिर जब ये ट्रैवलर्स वगैरह भी आए थे उस टाइम पीरियड में भी हिंदू शब्द का कोई रिलीजियस कोनोटेशन नहीं बनता था, वो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को बताने के लिए इस्तेमाल होता था। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया कि अल बरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, इसको अरबी भाषा में लिखा गया है, सिंपल है, ल्यूसिड है, 80 के करीब चैप्टर्स में, और हिंदुस्तान की लगभग हर एस्पेक्ट के ऊपर इसने उसमें कुछ ना कुछ बातचीत करी है अपनी तरफ से, इसने अपने नजरियात को ध्यान में रखते हुए इसने कुछ ना कुछ उसमें लिखा है। चलें आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब यहां पर एक जनरल आपको एक बात देखने को मिलती है, हर जगह ऐसा हो रहा हो इसके हर चैप्टर में ऐसा भी नहीं है, मगर आपको एक चीज जनरली देखने को मिलती है कि अल बरूनी ने एक बड़ी अजीब, एक अच्छी सी डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो है या एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर जो है अपनी किताब के हर एक चैप्टर में पकड़ा है। ये करता यह है कि किसी भी चैप्टर को लिखने के पहले ये क्वेश्चन पूछता है, या फिर एक चैप्टर की शुरुआत ये जो है एक प्रश्न के साथ में करता है। ये हर एक चैप्टर को एक क्वेश्चन के साथ में शुरू करता है, और उसके बाद में फिर एक डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए लिखता है, एक जो भी यहां पर इसने संस्कृत में ट्रेडिशंस वगैरह देखे हैं उसके ऊपर, और उसके बाद लास्ट में ये कंक्लूड करता है उसको किसी दूसरे कल्चर वगैरह के साथ में कंपेयर करते हुए। तो अल बरूनी की किताब के जो चैप्टर्स हैं वो कैसे शुरू होते हैं, जनरली एक्सेप्शंस हैं एक दो इसके अलावा, मगर जनरली इसके 80 चैप्टर में से 70-75 चैप्टर में आपको क्या हो रहा है, एक सवाल के साथ में शुरुआत करता है। एक सवाल इसके मन में आया, उसने क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद फिर उसका जवाब देने के लिए संस्कृत में जो उसको टेक्स्ट वगैरह या जो ट्रेडिशंस में उसका जो भी आंसर मिला, जो भी फिलॉसफी मिली उसने उसको डिस्क्राइब किया, और लास्ट में फिर उसकी मदद से जो भी वो सवाल का जवाब है वो देते देते लास्ट में ये इस कल्चर को, जो हिंदुस्तानी कल्चर है जिससे इसको, जिसके सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में इसको इसके सवाल का ये जवाब मिला, इसको फिर ये किसी दूसरे फिलॉसफी या किसी दूसरे कल्चर के साथ में कंपेयर करते हुए अपना चैप्टर जो है वो कंक्लूड करता था। आज के जो आपके स्कॉलर्स वगैरह हैं वो ये बोलते हैं, या फिर उनका एक आर्ग्यूमेंट है कि ये जो आपको डिस्क्रिप्शन देखने, ये जो तरीका आपको देखने को मिल रहा है एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न की तरह है। जैसे कि आप ट्राइंगल कहीं पे भी बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ,
किसी भी रंग से बनाओ, वो बनेगा तो ऐसा ही, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कैसा भी हो सकता है, मगर ट्राइंगल बनेगा तो ऐसा ही। मतलब यह है कहने का कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अल बरूनी की किताब में जब भी आप देखते हो तो इसका जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक तरीके का ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, और ये हर जगह आपको एक ही जैसा देखने को मिल रहा है। तो कई सारे स्कॉलर्स ये जो कहते हैं कि, या फिर उनका मानना या उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये जो ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जैसे इसके जो चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इसकी किताबों में, उसकी वजह यह है, या फिर इनमें जो एक रिमार्केबल बात है कि इनमें बहुत ज्यादा प्रिसिशन है या बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसकी वजह यह है कि अल बरूनी का एक काफी ज्यादा आपका एक ओरिएंटेशन जो था मैथमेटिक्स की तरफ भी था, या फिर इसका एक अपना मैथमेटिकल ओरिएंटेशन भी था, क्योंकि इसको मैथ्स में इंटरेस्ट था, और इसका मैथ्स वगैरह में जो आपका क्योंकि आपका प्रिसिशन पे और एक्यूरेसी पे फोकस किया जाता है, तो वही चीज इसके पर्सनालिटी का हिस्सा बनी, और वही चीज इसकी जो किताबुल हिंद है इसमें आपको देखने को मिलती है कि इसके चैप्टर्स में ज्योमेट्रिकल प्रिसिशन और प्रेडिक्टेबिलिटी आपको समझ में आती है। तो ये काफी हद तक जो है इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि इसको मैथ्स में इंटरेस्ट था, और इसने मैथमेटिकल इंटरेस्ट वगैरह को जो है अपनी किताबों में भी जो है अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दिखाया है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अल बरूनी ने जितना भी अपना काम किया, किताब उल हिंद लिखी, और इतना बड़ा इतना वॉल्यूमिनस वो आपका अपने आप में वो एक वर्क है, इसके अलावा भी और अगर उसने कुछ काम वगैरह किया, मेनली ये सारा का सारा जो काम है वो अरबी भाषा में किया गया है, अरबिक में इसको लिखा गया है। अब उस वक्त में जिस वक्त में अल बरूनी ने सारी किताबें लिखी, उस वक्त हिंदुस्तान में तो कोई अरबी बोलता नहीं था, या ना इनफैक्ट आज भी जो है हिंदुस्तान में मातृभाषा के तौर पर तो अरबी नहीं बोली जाती है, तो हिंदुस्तान में कोई अरबी तो बोलता नहीं था। अरबिक भाषा ऐसा जो है आम बोलचाल की या लिटरेचर की या इस सब चीजों की भाषा तो हुआ नहीं करती थी। इससे एक बात अपने को समझ में आती है कि अल बरूनी ने क्योंकि अपना सारा का सारा काम जो है वो हिंदुस्तान के बारे में किया है, किताबुल हिंद में उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया है, मगर ये किताब लिखी अरबी में गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि इसका जो काम था ये उन लोगों के लिए था, ये किताब इसने उन लोगों के लिए लिखी है जो हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर्स पर रहते थे या दूर के इलाकों में रहते थे, जो अरबी भाषा समझ सकते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अल बरूनी की किताब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए नहीं लिखी गई थी, इसने ये किताब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर्स पर रहने वाले लोगों के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बॉर्डर्स पर रहते हैं, या तो उनके लिए लिखी है या उससे और बियॉन्ड में रहने वाले लोगों के लिए लिखी है जो हिंदुस्तान को नहीं जानते या हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं। साथ ही साथ इसकी किताबों से और इसकी बातचीत से एक और बात समझ में आती है कि संस्कृत हो गई, पाली भाषा हो गई और प्राकृत भाषा हो गई, इसके कई सारे टेक्स्ट अरबी भाषा में ट्रांसलेट हुए हैं। इसको इसके बारे में जानकारी थी और ये इस बात का जो है डिस्क्रिप्शन भी करता है। कई सारे छोटे मोटे अगर कहीं पे कुछ ट्रांसलेशन इसको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ फेबल्स हो गए, और वहां से लेके जो बड़े बड़े ट्रांसलेशन हुए हैं एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन, उसको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी और इसने उनके बारे में अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी। मगर और उसने इस चीज को बकायदा अप्रिशिएट किया है, इन किताबों में जो भी नॉलेज या ज्ञान उसको मिला उसने खूब अच्छे से इसको अप्रिशिएट किया। मगर साथ ही साथ वो इस बात को लेकर क्रिटिकल भी था कि किस तरीके से इन किताबों को लिखा गया है, और वो उसको इनमें कुछ कमी दिखी और वो चाहता था कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह भी जो है किया जाए। तो यहां से एक बात ये भी समझ में आती है कि ये मतलब चीजों को जैसा है वैसा का वैसा लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, कि उनमें बदलाव और उनमें इंप्रूवमेंट वगैरह को भी जो है करने में इंटरेस्टेड था, जो एक अपने आप में इंटेलेक्चुअल की निशानी होती है। तो यहां से दो तीन बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि किताबुल हिंद लिखी किसके लिए गई है, जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था पहले लेक्चर में कि ये सारा काम आखिर किया क्यों जा रहा है। भाई लोग आते थे घूमने फिरने, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी किताबें भर भर के क्यों लिख कर जाते थे, क्योंकि ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई है। उससे हमको जवाब मिलता है कि ये किताब लिखी गई है उन लोगों के लिए जो या तो हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट की बॉर्डर या पेरीफेरी पे रहते हैं, और या फिर उसके बियॉन्ड रहते हैं, और जो इंडिया को समझना चाहते हैं। पहली बात। दूसरा ये कि इसको इंडियन लिटरेचर का जो अरबी में ट्रांसलेशन हुआ था उसका अच्छा खासा नॉलेज था, ये बात भी यहां से समझ में आती है। मगर साथ ही साथ जो तीसरी चीज जो इसकी इंटेलेक्चुअल लीनिंग के बारे में हमको बताती है वो ये कि इसको जो भी इसने यहां पर लिटरेचर वगैरह पढ़ा और बाकी सारी चीजें करी, ये उनको अप्रिशिएट करता था, नो डाउट अबाउट दैट, मगर उनको लेके क्रिटिकल भी था जिस तरीके से इन किताबों को लिखा गया था। और साफ समझ में आता था, क्लियरली समझ में आता था कि ये उन किताबों में इंप्रूवमेंट चाहता है। और ये चीज भी जो है आपका एक इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है, जो अल बरूनी के किताबों से या कामों से हमको समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to the end of the session। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 12th दूसरी किताब, उसका जो पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, उसमें जो आपका किताबुल हिंद और अल बरूनी जो पहले हमारे राइटर थे उनकी बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, कैसे वो इंडिया आए, कहाँ से उनकी ओरिजिन्स थे और किस तरीके से फिर उन्होंने जो है इंडिया में इंटरेस्ट जनरेट किया। किताबुल हिंद करके जो किताब लिखी है इसमें क्या क्या हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म करी है। अगला जो हमारा सेशन रहेगा इसमें जो सेकंड आपके राइटर आए, सेकंड आपके जो ट्रैवलर आए जिनका नाम था इब्न बतूता, और उन्होंने जो है अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हैं जिनका नाम है रिसाला
डाला, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और यहां से हम लोग एक कंपैरिजन भी बनाने की कोशिश करेंगे कि अल बरूनी और इब्न बतूता के बीच में जो है लगभग 300 सालों का फर्क है। ये दोनों के हिंदुस्तान आने और इसके डिस्क्रिप्शन को लिखने के बीच में 300 सालों का फर्क आ जाता है। तो इसने जो किताब लिखी और इसमें इंडिया का जो डिस्क्रिप्शन है, और अभी जो इब्न बतूता आएगा और वो जो हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन करेगा, क्योंकि उसमें 300 साल का फर्क आ गया है, तो इससे अपने को एक तो ये समझ में आएगा कि दो लोग जो अलग अलग कालखंड में हुए उन्होंने इंडिया को किस तरह से देखा। प्लस साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आएगी वो ये है कि इन 300 सालों में हिंदुस्तान किस तरीके से बदला। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है हम लोग देखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग अपने नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें बातचीत करेंगे। मगर आज के लिए हम लोग अपना जो सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आपको यहाँ पे किसी तरीके का फीस या कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब आप जाएंगे तो जिस भी क्लास पर आप क्लिक करते हैं, जैसे लेट से आपने क्लास 12 पर क्लिक किया तो उसका सारा कंटेंट और सारा कोर्स वगैरह निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो जिस भी उसके बाद में सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं उसका सारा कंटेंट फिर एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज आपको मिल जाएगा। इससे आप फिर जितना पढ़ना चाहें, जब तक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे से इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।